गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे पाइथन के कोर्स में। तो ये वीडियो पे हम बात करेंगे पाइथन के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पाइथन में हम कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सीखने वाले हैं ये वीडियो में। पहला इनपुट स्टेटमेंट, जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। दूसरा इफ़ एल स्टेटमेंट। उसके बाद वाइल लूप सीखेंगे। तो हम पहले चालू करते हैं पाइथन के इनपुट पे। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें पाइथन प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या हमें यूज़र के इनपुट से कुछ काम रहता है। सपोज़ मुझे यूज़र का नेम जानना रहेगा ताकि मैं कुछ परफॉर्म कर सकूँ उस पर ऑपरेशन। तो मैं यूज़र से मांगूंगा ना वो कि यूज़र का नाम क्या है, मुझे तो पता नहीं रहेगा। तो मैं इनपुट फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करूँगा। और इनपुट जो भी हम लेंगे यूज़र से, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग में रहेगा। अगर मुझे दूसरा कोई डेटा टाइप में सो चाहिए कि वो इनपुट दूसरा कोई डेटा टाइप में आए, तो मुझे टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और इनपुट का सिंटैक्स क्या है? इनपुट का सिंटैक्स सिर्फ यही है कि इनपुट लिखूंगा मैं राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में जो भी इनपुट चाहिए, मतलब बताने के लिए कि मुझे ये पर्टिकुलर टाइप का इनपुट चाहिए, वो डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, तो हम वो टाइप का इनपुट डालेंगे। तो ये इन्वर्टेड कोड्स के अंदर हम वो चीज़ लिखेंगे जो टाइप का हमें इनपुट चाहिए। सिर्फ इतना ही है, ये इक्वल टू और वेरिएबल डालना उसको यूज़फुल बनाने के लिए। अभी सपोज सिर्फ मैं इनपुट और ये इन्वर्टेड कोड्स में लिख दूँ टाइप एनी टेक्स्ट, मतलब टाइप एनी टेक्स्ट मतलब कुछ भी टेक्स्ट टाइप करूँ, तो सिर्फ वो रिटर्न होगा, मुझे वो सेव नहीं होगा कहीं पे। तो सेव करने के लिए मुझे कोई वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा ना इनपुट को, कि मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। अभी जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया हूँ, इसके अंदर मैंने इनपुट को स्टोर कर रहा हूँ। इज इक्वल टू इनपुट और इन्वर्टेड कोड्स के अंदर लिख रहा हूँ एंटर योर नेम। तो अभी जब प्रोग्राम रन होएगा तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होएगा एंटर योर नेम, उसके बाजू में एक स्पेस आएगी इनपुट डालने के लिए। तो वहाँ पे हमारा यूज़र उसका नेम एंटर करेगा। और अगर हमें इसको टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप दूसरा लेना है, जैसे मुझे नंबर लेना है, इंटीजर स्टोर करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर। और फिर यहाँ पे आगे इंट लिखूंगा, फिर इंट के जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये इनपुट का पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा। तो इससे क्या होता है, ये टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग कोई कोई जगह ऐसा रहता है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए चेंज करती है, लेकिन ये इनपुट वाले फीचर में ये परमानेंटली चेंज हो जाता है कि मेरा इनपुट में जो टाइप में लूँगा टाइप कास्टिंग करके, वही टाइप में रहेगा वो सेव्ड। और जैसे प्रिंट में हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग, तो फिर वो सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए चेंज होता है, प्रिंट होने के बाद उसका टाइप वापस वही हो जाता है। तो यही है हमारा इनपुट। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जुपिटर नोटबुक्स में ऐसा होता है कि हम कोई भी, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट अज्यूम करके चलती है। सपोज मैं यहाँ पे ए वेरिएबल में 2 असाइन कर रहा हूँ और उसको सेव कर लिया मैंने। अब मैं सिर्फ ए लिखूँगा ना, तो मुझे ए का वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगा। बट बाकी सब सिर्फ जुपिटर नोटबुक्स में ऐसा होता है, अगर मैं दूसरा कोई आईडी यूज़ करता हूँ, जैसे पाईचार्म हो गया या दूसरा कोई भी हो, उसमें यहाँ पे मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट डाल के उसको प्रिंट में लिखना होगा ऐसे। अब इसको रन करूँगा तो रन हो जाएगा। बट जुपिटर नोटबुक्स में ये जो लाइन रहती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करता है वो प्रिंट को ऑलरेडी। अगर मैं कोई लिस्ट भी बना लेता हूँ, जैसा एल में लिस्ट स्टोर कर लेता हूँ, एक 1 2 3, तो अगर मैं कोई और आईडी यूज़ करूँ जुपिटर नोटबुक्स के अलावा, तो उसमें मुझे प्रिंट एल करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एल लिख के रन करेंगे तो भी मिल जाता है, बट इन एक्चुअल प्रिंट लिखना पड़ता है। अभी ये इनबिल्ट फीचर है जुपिटर नोटबुक्स में, जो मैं इसलिए यूज़ कर रहा था। अभी सपोज चलो अभी इनपुट पे बात करते हैं। अभी सपोज मैं सिर्फ इनपुट लाइन लिखता हूँ, मैंने आपको बताया था वो कि इनपुट सिर्फ इनपुट लेंगे तो वो वेरिएबल स्टोर नहीं करेगा। मैं सिर्फ इनपुट लिख रहा हूँ, कोई वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहा हूँ, तो कोई वेरिएबल में वैल्यू जा रही नहीं है, तो हम फ्यूचर में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको रन करूँ तो देखो ये एंटर आया और बाजू में मुझे एक स्पेस मिल गई टाइप करने के लिए। मैं टाइप करूँगा डी, जैसे मैं डी दे देता हूँ उसको इनपुट। अब उसको मैं रन करता हूँ, रन इसको मतलब पास करने के लिए मुझे सिर्फ एंटर दबाना है, एंटर दबा दूंगा तो पास हो गई वैल्यू डी, तो डी रिटर्न में मिली।
बट अब ये जो डी मैंने इसको इनपुट में दिया था उसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज ये वैल्यू जो मैंने इनपुट दिया वो स्टोर ही नहीं हुआ है कहीं पे। इसलिए आप जब भी कोई इनपुट लो तो हमेशा याद रखो कि इसको कोई वेरिएबल असाइन कर दो। जैसे अब मैं हम इनपुट लेंगे यूज़र से नेम, जैसे मुझे किसी का नाम जानना है तो यूज़र से हम नेम वाला इनपुट लेंगे। और वेरिएबल में स्टोर करने का दूसरा फ़ायदा रहता है कि हम उसको यूज़ कर पाएंगे और हमारा इनपुट सेव्ड रहता है। अभी हमने इनपुट नेम में स्टोर कर दिए, अभी हम वो वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसमें हम इनपुट लिए। तो इन शॉर्ट हमारा इनपुट का यूज़ करेंगे हम। इनपुट का यूज़ करके हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। अभी क्या लिख के एंटर योर नेम, तो मैं सपोज डाल देता हूँ जेफ। अब एंटर दबाऊंगा तब देखो मुझे क्या मिला, हेलो जेफ। तो ये जो मैंने सेव किया था मैंने ये यूज़ किया। हाँ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग लेगा। तो अगर मुझे दूसरा कोई इनपुट लेना है, सपोज मुझे इंटीजर लेना है, तो इंटीजर कैसे लूँगा? वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ फेवरेट नंबर। इनपुट एंटर योर। अभी ये इनपुट लेगा तो वो स्ट्रिंग में लेगा। उसको रन करता हूँ, आपको बताता हूँ। नंबर जैसे मैंने 1 ले लिया तो ये 1 स्टोर हो गया अभी फेवरेट नंबर में। मैं फेवरेट नंबर को कॉल करूँगा, देखो 1 आया इन्वर्टेड कोड्स में क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसका टाइप चेक करके बताता हूँ मैं आपको। स्ट्रिंग है, तो अगर मुझे सपोज इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है तो मैं क्या करूँ? मुझे सिर्फ टाइप कास्टिंग करना है। टाइप कास्टिंग मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें फॉर अ पर्टिकुलर मतलब हमें कोई चीज़ का टाइप चेंज करना है, जैसे इंटीजर से मुझे स्ट्रिंग करना है या स्ट्रिंग से इंटीजर करना है, तो वो डेटा टाइप का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज़ को डाल देना है जिसे हमें चेंज करना है। तो हमें इसको इंटीजर लेना है, इंटीजर में हमको इनपुट चाहिए, तो हमने इंट लिखे और ये ब्रैकेट में इनपुट को डाल दिए। इसका मतलब क्या, ये इनपुट जो भी लेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँ और अभी मैं 1 डालूँगा तो ये 1 स्टोर हो गया। अब मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो ये इंटीजर है। अभी देखो इसको हम प्रिंट भी करेंगे तो 1 आया। इसमें देखो इन्वर्टेड कोड्स नहीं आया, ये 1 आया। तो यही इनपुट है। आगे हम देखेंगे कि इनपुट का यूज़ किस तरीके से और कैसे होता है। अगर समझो कि हमारे कोड में कोई कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ऑपरेशन ए परफॉर्म करना है, कंडीशन फॉल्स रहेगी तो हमें ऑपरेशन बी परफॉर्म करना है। तो ऐसे केस में इफ़, एलिफ, एल स्टेटमेंट ये सब का यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट में कैसा रहेगा कि समझो हमारा ऊपर कोड है इसके, फिर बाद में हमारा इफ़ स्टेटमेंट आता है। तो इफ़, उसके बाद कोई कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ़ के ब्लॉक के अंदर कोड रहेगा वो रन करेगा, और उसके आगे अगर कुछ कोड है तो वो रन करेगा उसको। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो जो इफ़ के ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक के अंदर जो कोड है इसको स्किप कर देगा, और प्रोग्राम अगर ख़त्म हो रहा है तो वो एग्जिट कर देगा, या फिर इसके आगे कोई प्रोग्राम लिखा है इफ़ के ब्लॉक के आगे तो वहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो ये है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इफ एल्स में कैसा होता है कि हमें ट्रू और फॉल्स के लिए, दोनों के लिए ऑपरेशन दिए गए। तो सपोज समझो ऊपर कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम के बीच में ये इफ़ और एल स्टेटमेंट दिए है। अगर हमारे इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर कोई ऑपरेशन है, हमें वो परफॉर्म करना है, और अगर फॉल्स होती है तो हम एल्स परफॉर्म करेंगे। और समझो कि इफ़ एल्स बीच में उसके आगे कोड भी है, तो कैसा रहेगा कि इफ़ की कंडीशन ट्रू रही तो हम इफ़ परफॉर्म करेंगे, ए एल्स का ब्लॉक पूरा इग्नोर हो जाएगा, और उसके आगे जो कोड है वो हम रन करेंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा प्रोग्राम में, कंपाइलर रन कर लेगा उसको। और अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पूरा इग्नोर हो जाएगा और ये एल स्टेटमेंट रन होगा। इसके बाद है इफ़, एलिफ और एल स्टेटमेंट। इसके बाद है
इसमें मतलब मतलब इसमें मोर देन वन कंडीशन रहती है ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर सपोज देखो, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें चेक करना है कोई कंडीशन कोई नंबर ज़ीरो है, वन मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो हम समझो इफ़ के अंदर कंडीशन लिख देते हैं कि अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये इधर प्रिंट करेगा कि नंबर पॉजिटिव है। तो एलिफ में एक और कंडीशन आ सकती है कि वो नंबर अगर इक्वल टू ज़ीरो है क्या, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर एल्फ का ब्लॉक रन करेगा। और अगर फिर एल्स तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाता है कि अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, तो नेगेटिव आएगा। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो ये ब्लॉक रन होएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एलिफ और एल्स का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और आगे का कोड रन होएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है फिर वो जाएगा एलिफ के पास, एलिफ की कंडीशन चेक करेगा। अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये इफ़ का ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, ये एल्स का ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और आगे का प्रोग्राम रन होएगा। और अगर इफ़ की कंडीशन भी फॉल्स है, एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स है, तो एल्स के पास जाएगा, एल्स की कंडीशन चेक करेगा। एल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, एल्स में डायरेक्टली जो एल्स का कोड है वो रन करेगा। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में पहले वाले इफ़ की दो कंडीशन रहती है, जो मैंने आपको समझो इधर एग्जाम्पल समझाया था, नंबर पॉजिटिव है, ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है, वो हम नेस्टेड इफ एल्स से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा नंबर ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अगर नंबर मैं ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो बता रहा हूँ तो मुझे पता नहीं वो ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए फिर मैं इफ़ में कंडीशन डाल दूंगा, अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है। एल्स में बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाएगा कि वो ज़ीरो है। और ये इफ़ कंडीशन वाला इफ़ एल्स है और इसके बाहर एल्स रहेगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन आएगी क्योंकि नेगेटिव है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। अभी हम पहले चालू करेंगे इफ़ के ब्लॉक से। पहले एक नंबर स्टोर कर लेते हैं एन में हमने जो स्टोर किया 5, ठीक है। अभी इफ़ लिख रहा हूँ मैं, इफ़ के बाद इफ़ को डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इफ़ ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद स्पेस डाल के जो कंडीशन या जो हमें चेक करना है वो वहाँ पे लिख देंगे। सपोज मुझे चेक करना है ये जो नंबर एन में स्टोर है वो पॉजिटिव है क्या नहीं। अभी देखो एक बात बता दो आपको, एक खास बात है, पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अलग है कि पाइथन में ना प्रोग्राम जैसा इफ़ एल्स हो गया या दूसरा कोई पार्ट है, चाहे फंक्शंस हो गए या लूप्स होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकी प्रोग्राम से वो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूजुअली कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसमें स्पेस से डिफाइन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेस छूट के मुझे कर्सर दिखा रहा है टाइप करने के लिए। तो इसमें जो भी मैं ये जो स्पेस छूटी हुई है ना, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इफ़ के नीचे जितना भी स्पेस छूट के लिखा जाएगा ना, वो इफ़ के ब्लॉक को बिलोंग करेगा। और उसके बाद जिधर से ये स्पेस छूट के लिखना ख़त्म हुआ, समझो मैंने यहाँ से जहाँ पे इफ़ है उसके नीचे से लिखना चालू किया, तो फिर इफ़ के अंदर नहीं रहेगा वो, इफ़ का ब्लॉक नहीं रहेगा, इफ़ में कंक्लूड नहीं करेंगे इसको, हम उसको मेन प्रोग्राम में कंसिडर करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 5 ग्रेटर हुआ मैं प्रिंट कर दूंगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। और मैं देखो आपको बताया था कि अगर मैं ये इसके अंदर लिखूँगा इफ़ पे स्पेस छोड़ के तो इफ़ को बिलोंग करेगा। मैं वो स्पेस छोड़ के नहीं, सीधा इफ़ के नीचे लिखूँगा तो मेरा मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट इट विल ऑलवेज प्रिंट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि ये जो स्पेस छोड़ के इतना लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ इफ़ का ब्लॉक है। और उसके बाद जिधर जहाँ से आप वहाँ पे लाइन की स्टार्टिंग से लिखना चालू कर देंगे वो आपका मेन ब्लॉक हो जाएगा। वो मेन कोड रहता है ना अपना, जो पूरा जगह ये जैसा ये मेन कोड का पार्ट है, ये मेन कोड का पार्ट है, तो मेन कोड को बिलोंग करता है। अभी इंडेंटेशन से वेव फाइल्स में नहीं यूज़ करते, आगे हम लूप्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, सब में इंडेंटेशन का रोल है। मतलब वो डिनोट करने के लिए रहता है कि जो कोड हम लिखने वाले इफ़ के अंदर या दूसरे कोई टाइप के अंदर, जैसे लूप्स के अंदर या फिर फंक्शंस के अंदर, तो पर्टिकुलर कोड फंक्शंस को ही बिलोंग करता है या इफ़ को ही बिलोंग कर रहा है, उसको डिनोट करने के लिए जो हमारा इफ़ है या फिर फंक्शन है उसके नीचे स्पेस छोड़ के लिखा जाता है। मैं उसको रन करता हूँ
देखो इट रन हो गया, इट विल ऑलवेज प्रिंट हुआ रन। अभी एन यहाँ पे ग्रेटर देन 5 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एन ग्रेटर देन 0 लिखना था मुझे चेक करने के लिए कंडीशन। देखो अभी प्रिंट हुआ नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। पहले क्यों नहीं प्रिंट हुआ था? बिकॉज एन ग्रेटर देन 5 ना तो ट्रू थी ना तो फॉल्स थी, बिकॉज एन वॉज इक्वल टू 5, और यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था मैंने। बट अभी हम 0 से चेक करें, अगर 0 से ग्रेटर तो पॉजिटिव है। अगर अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे, एन लेस देन 0 तो फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। बिकॉज मैंने आपको बताया था अगर वो कंडीशन ट्रू रही तो ही जो इफ़ के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो स्किप करके जो मेन प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अभी आपको इफ़ समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं इफ़ एल्स। इफ़ मैं लिखता हूँ एन ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अभी देखो मैं एल्स भी किधर लिख रहा हूँ, एल्स मैं इफ़ की लाइन में लिखूंगा, बिकॉज एल्स का ब्लॉक हमारा अलग है, एल्स मेन प्रोग्राम में बिलोंग करेगा ना, मतलब ये इफ़ एल्स जो है वो अलग रहेगा। अभी एल्स के अंदर जो लिखूंगा मैं वो यहाँ पे 4 स्पेस छूट के, मतलब जो इंडेंटेशन है ना, इंडेंटेशन हमेशा 4 स्पेस की होती है, तो स्पेस छूट के लिखेगा अपने आप, बिकॉज हमें डिनोट करना है कि एल्स का ब्लॉक है। इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू रही तो हमारा नंबर पॉजिटिव रहेगा, और इफ़ की कंडीशन फॉल्स रही तो हमारा नंबर नेगेटिव रहेगा। अभी देखो ये स्पेस छूटा हुआ है इफ़ के नीचे, तो इतना इफ़ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, और ये जो नीचे की लाइन है ये मेन ब्लॉक को बिलोंग करती है। सो हम रन करेंगे तो पॉजिटिव क्या आया, हमारा एन 5 है तो 5 ग्रेटर देन 0 यस ट्रू, तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो पॉजिटिव नंबर लिख के आ गया। और एल्स कोई गुंजाइश ही नहीं एल्स आने की, पॉजिटिव हो गया तो ये इग्नोर हो गया एल्स का ब्लॉक, और ये नीचे वाली लाइन जो हमेशा प्रिंट होने वाली है वो प्रिंट हुई, बिकॉज वो मेन प्रोग्राम का पार्ट है। अभी हम इसको फॉल्स कर देते हैं कभी एन लेस देन 0, और हम अभी रन करेंगे तो क्या किया, नेगेटिव नंबर। एन का वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ये देखो अभी हम वापस चेक कर रहे हैं क्या एन हमारा 0 से बड़ा है, तो एन की वैल्यू तो -5 है, -5 इज़ नॉट लेस देन, -5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमारा इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो पॉजिटिव नंबर स्किप हो गया, एल्स के ब्लॉक में जो था नेगेटिव नंबर वो प्रिंट हुआ। और अभी हम देखेंगे इफ़ एलिफ और एल्स को, तो मल्टीपल कंडीशन रहती है तब हम इफ़ एलिफ और एल्स को देखते हैं, यूज़ करते हैं मतलब उसका, तो वो कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे चेक करते हैं। ये नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, नंबर को मैं वापस 5 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर हमारा 0 से ग्रेटर है क्या नहीं, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। एलिफ में हम दूसरी कोई कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारे पास अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन रहती है ना तो वो एलिफ में चेक होती है। इफ़ में कंडीशन लिख दिया हूँ मैंने ऑलरेडी, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो इफ़ के ब्लॉक के अंदर रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। वे एलिफ में कंडीशन में डालूंगा कि नंबर 0 है क्या चेक करने के लिए, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना, नंबर ग्रेटर देन 0 है, नंबर 0 है या नंबर नेगेटिव है, तीनों चीज़ मालूम करनी है हमें। यहाँ पे इसमें प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट नंबर इज 0। अभी सीधी सी बात है, अगर हमारा नंबर ना ही 0 है ना ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा नंबर स्केल पे, क्योंकि या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखता है इट विल ऑलवेज प्रिंट नहीं लिख के दिखा, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी यहाँ पे अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो सिर्फ इफ़ रन होगा, इफ़ के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, एलिफ और एल्स को इग्नोर किया जाएगा। अगर एलिफ का कंडीशन ट्रू है तो जो एलिफ का कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स है, इफ और एलिफ फॉल्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स का एग्जीक्यूट होगा हमेशा। तो देखो इतना इफ़ का ब्लॉक है,
बिकॉज ये स्पेस इसको बिलोंग करता है, स्पेस छोड़ के दिया है, तो ये एलिफ का ब्लॉक है और ये एल्स का ब्लॉक है। आप एलिफ को एल्स इफ़ का शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं, मतलब इफ़, फिर ऐसा बोले कि एल्स इफ़, बट यहाँ पे इसका सिंटैक्स एलिफ है, मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा एलिफ थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में तो उसका मतलब एल्स इफ़ होता है, लेकिन सिंटैक्स एलिफ है। अब इसको हम रन कर रहे, देखो नंबर पॉजिटिव है, अब नंबर चेंज कर देते, नंबर हम 0 कर देते। देख सकते हो आप, अगर ये पॉजिटिव है तो एलिफ और एल्स इग्नोर हुआ। अभी हम रन करेंगे, देखो नंबर इज 0, इफ़ भी इग्नोर हुआ, एल्स भी इग्नोर हुआ। अभी हम नंबर को नेगेटिव कर देते हैं, -1। देखो नेगेटिव नंबर सब इग्नोर हुआ। अभी हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स कब यूज़ होता है, जब हमारे फर्स्ट इफ के पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। देखो ये हमारा इफ हो गया, तो सपोज मैंने नंबर लिया एन में, मैं 11 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। चेक करना है कि मेरा नंबर 10 से ग्रेटर है क्या नहीं, तो ये कंडीशन में समझो मैंने चेक कर लिया 10 से ग्रेटर है क्या नहीं। अभी इसके अंदर मेरे पास एक और कंडीशन आ सकती है, चलो नंबर 10 से तो बड़ा है, बट नंबर 20 से बड़ा है क्या, वो मैं चेक कर सकता हूँ इसमें। इसमें सिर्फ पता चल सकता है कि 10 से बड़ा है ये कंडीशन में। अभी 10 से कितना बड़ा है, 10 से 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 के अंडर हो सकता है ना। 20 से बड़ा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे एक और कंडीशन लगा के, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 20। अगर वो है तो मैं प्रिंट कर दूंगा, इसके अंदर एक एल्स ब्लॉक भी आएगा। अगर 20 से ग्रेटर नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट 20 से छोटा हुआ। अगर पहले इफ में पहला इफ ट्रू होता ही नहीं है, मतलब अगर 10 से बड़ा है ही नहीं, तो बाई डिफ़ॉल्ट 10 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 10, प्रिंट कर देंगे हम लेस देन 10। अब एक बात बता दूँ आपको, आप देख सकते हो, देखो ये इफ़ जो हमने लिखे है और इसके अंदर जो इफ़ आया ना वो इसके बाद आया, मतलब ये फर्स्ट वाला इफ़ है, ये इफ़ और एल्स जो है ना नेस्टेड इफ एल्स वाला, ये फर्स्ट वाले इफ़ को बिलोंग करता है। वो इफ़ का कोड है, इसलिए इंडेंटेशन के साथ वो उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, प्रिंट लेस देन 10, सिर्फ ये एल्स को बिलोंग करता है। बाकी ये पूरा इफ एल्स ब्लॉक बिलोंग्स टू दिस इफ, नेस्टेड इफ एल्स में यही रहता है। इसको रन करूँगा तो लेस देन 20 आया, बिकॉज हमारा नंबर 11 है। अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, अब इसको रन करेंगे, लेस देन 10 आ गया। अब समझे, मतलब ये पहले इसमें जाएगा, इफ़ का कंडीशन चेक करेगा, 10 से बड़ा है, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, अगर 20 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 20 प्रिंट होगा, एल्स लेस देन 20। तो हमने देख लिया लेस देन 20, हमने फिर चेंज भी किया, नंबर लेस देन 10 कर दिए थे, तो फिर लेस देन 10 प्रिंट हुआ था, 1 किए थे हमने। हम इसको एक काम कर लेते, इसको 24 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो इसको रन करते, तो देखो पहले क्या किया उसने, 10 से ग्रेटर है चेक किया, फिर यहाँ पे आके चेक किया 20 से ग्रेटर है क्या, तो 20 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दिया ग्रेटर देन 20। फिर ये एल्स तो इग्नोर हो गया, ये वाला एल्स भी इग्नोर हो गया, बिकॉज एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया इसके अंदर। अभी देखो आप सिंटैक्स अच्छे से ध्यान रख लो, कैसा सिंटैक्स है, इफ़ कीवर्ड देन उसका कंडीशन कोलन, कोलन या एंटर दबाओगे तो कुछ स्पेसेस छोड़ के ऑटोमेटिकली लिखेगा। तो इफ़, फिर इफ़ का कोड, ठीक है। अगर आपको एल्स ऐड करना है आपके पास, आपको अगर कंडीशन आपकी इफ़ की फॉल्स होती है तो कोई ऑपरेशन ऐड करना है, तो एल्स का इफ़ के अलाइनमेंट में रहेगा, इफ़ के नीचे एल्स लिखा जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो इफ़ पहली कंडीशन में, एलिफ में दूसरी कोई कंडीशन लिखोगे आप जो आपको चेक करना है, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगी। एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं आती है, बिकॉज अगर आपके पास इधर से मल्टीपल कंडीशन है, मतलब 2 से ज़्यादा कंडीशन है, तो आप और एलिफ 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 के ब्लॉक ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एलिफ और आ सकता है, इधर कोई कंडीशन आ जाएगी, सपोज इधर कोई भी कंडीशन आ सकती है, जैसा नंबर में चेक करता हूँ इक्वल टू 1 है क्या, ठीक है। फिर इधर लिख सकता हूँ प्रिंट 1,
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमें दो ही कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और एक ही एलिफ आएगा, इफ़ एलिफ और एल्स आएगा। एलिफ बहुत सारे हो सकते हैं। देखो अभी हमारा नंबर पॉजिटिव 24 और मैं ज़ीरो कर दूंगा तो ज़ीरो प्रिंट होगा वो। देखो ज़ीरो हुआ, मैं इसको वन कर दूंगा तो वन प्रिंट होगा। देखो प्रिंट वन, मतलब नंबर इज़ वन बाई डिफ़ॉल्ट, आप समझ लो। और मैं इसको नेगेटिव करूँगा -1 एन को, देखो नेगेटिव नंबर प्रिंट हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक एलिफ यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल जितने एलिफ चाहिए उतने यूज़ कर सकते हो। नेस्टेड इफ एल्स में कैसे रहता है, आपकी इफ़ के पास दो कंडीशन है। सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नंबर 10 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि वो 20 से छोटा रहेगा या 20 से बड़ा रह सकता है, आपने पता नहीं। तो ये इफ़ जो फर्स्ट वाला इफ़ है हमें हमारा वो नॉर्मल लाइन पे आएगा। फिर उसके बाद जो हम इफ़ के ब्लॉक में कोड लिखते हैं वैसे ही सेम वहाँ पे इफ़ एल्स लिखेंगे, और फिर वो वाले इफ़ एल्स को भी इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे। आप देखो उसके ये इफ़ का कोड है, ये नेस्टेड इफ़ का कोड है ना, तो ये इंडेंटेशन के साथ आया। ये नेस्टेड एल्स का कोड है, वो भी इंडेंटेशन के साथ आया। और ये हमारा मेन एल्स का कोड है। तो ये इफ़ एलिफ और एल स्टेटमेंट है। वाइल लूप्स पाइथन में कब यूज़ किए जाते हैं, जब हमें कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना होता है, तब हम वाइल लूप्स का यूज़ करते हैं। अभी वाइल लूप्स में वो मल्टीपल टाइम्स कब तक रन करेगा, वाइल लूप में एक कंडीशन दी जाती है, जो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते रहेगा। समझो जैसे वाइल लूप है, यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को रन करते रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। और फिर इसके आगे समझो स्टेटमेंट एन दिया है, मतलब ये वाइल लूप के बाहर का स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट को रन करेगा, मतलब वो मेन प्रोग्राम का हिस्सा है तो वो रन करेगा। तो वाइल लूप में जो हम कंडीशन डालेंगे वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये रन करेगा। और वाइल लूप्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें पता नहीं कि ये लूप कितनी बार रन होना चाहिए। समझो मैंने यहाँ पे आई लिया एक वेरिएबल, इसमें मैंने 1 डाल दिया। अभी मैंने कंडीशन लिखा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इधर भी देखो वाइट स्पेसिस इंडेंटेशन आया, मतलब स्पेसिस छोड़ के कोड लिखा है ताकि डिफाइन करने के लिए कि वाइल का ब्लॉक है। तो हम प्रिंट करेंगे आई। अभी ये तो चेक करिए कंडीशन 1 स्मॉलर इज इक्वल टू 5, तो हाँ ट्रू है। फिर इसके अंदर जाएगा तो प्रिंट आई करेगा। आई प्रिंट होने के बाद फिर ये आई को इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 + 1 तो ये 2 हो गई, और ये जाके स्टोर हो गई 2 आई में, तो आई की वैल्यू हो गई करंट 2। तो ये फिर इधर 2 जाएगा, 2 में इधर आई 2 हो गया। अभी यहाँ पे मतलब ऊपर नहीं जाएगा, इधर वाइल के पास जाएगा, वाइल पे फिर वापस चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आई 2 है तो लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुई, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। फिर वापस जाएगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हुआ, ये 3 हो गया, वापस वाइल के पास ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 5, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। फिर ये प्रिंट करेगा 3, फिर नीचे जाएगा वापस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये 4 हो गया। अब वापस जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ तो ये ट्रू है। फिर आई प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट हो गया। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, फिर इंक्रीमेंट हो गया, फिर 5 हो गया। अब यहाँ पे आई लेस देन या इक्वल टू 5, तो लेस तो नहीं है बट इक्वल है 5 से, तो वो काउंट होएगा। अभी यहाँ पे फिर 5 प्रिंट हो गया, अभी फिर से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 सेव होएगा। अभी 6 जाके चेक करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स हो गया तो लूप एग्जिट हो गया। लूप एग्जिट हो गया तो फिर ये मेन प्रोग्राम का जो कोड है वो रन करेगा। यहाँ पे लिख के आया लूप एंडेड। अभी हम थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सके कोड में। तो सिंटैक्स क्या है, वाइल इधर स्पेस डाल के कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद कोलन, फिर एंटर दबाएंगे तो ये इंडेंटेशन आएगा। फिर इंडेंटेशन के बाद जो मतलब ये ब्लॉक स्पेस छूट गया, इसके बाद इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हम वाइल का कोड रहेगा। तो हमने जो एग्जाम्पल देखे थे हम उसको रन करके देखेंगे पहले। आई इज इक्वल टू 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। अभी देखो आप आई इज इक्वल टू 1, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये पूरा कोड, तो ये वही हुआ। पहले 1
जाके प्रिंट हो गया, फिर वो इंक्रीमेंट हुआ, फिर वापस चेक किया उसने, कंडीशन 2 हो गया था, तो 2 के लिए चेक किया, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाहर निकल गया था। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा था, तो इसलिए क्या बोलते हैं वो 5 को भी काउंट किया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा दूँ तो सिर्फ 4 तक प्रिंट होगा। क्यों? कि देखो यहाँ पे कंडीशन 3 तक देखते हैं हम पहले। देखो 3 के बाद यहाँ पे कंडीशन एक +1 हुआ तो 4 हो गया। अभी 4 पे कंडीशन चेक कर रहा है, 4 लेस देन 5, फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा है वो 4 को, फिर इंक्रीमेंट कर रहा है i+1, तो 4+1 5 किया। अभी वाइल लूप में 5 जाके चेक करूंगा, 5 लेस देन 5 तो फॉल्स हो गया, इसलिए वो लूप एग्जिट होके बाहर आ गया। अभी मैं इधर इक्वल टू लिखूंगा तो इसकी कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाती है कि लेस देन है या फिर इक्वल भी है तो चल जाएगा, ऐसा रहता है। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज कि मुझे हेलो प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम्स, और ये आई कुछ नहीं, आई को ऐसा काउंटर ट्रीट करते, मतलब ये इंक्रीमेंटेशन प्रोसेस के लिए, ताकि लूप रन हो सके। वो एक नॉर्मल वेरिएबल है और कुछ नहीं है। मान लेते मुझे हेलो 10 बार प्रिंट करना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे i=i+1 लिखा था, लेकिन मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाते टाइम आपको बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर बताते टाइम, कि i+=1 लिखेंगे, उसका मतलब भी यही होता है। देखो अभी इसको रन किया तो प्रिंट हो गया हेलो 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार प्रिंट हो गया हेलो वाइल लूप की मदद से। अभी ये सिर्फ आई चेक कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट हम हेलो कर रहे, ये इसका इसका लॉजिक सेम है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट करने की जगह यहाँ पे हेलो प्रिंट किया और ये इंक्रीमेंटेशन प्रोसेस सेम हुआ। हम जैसे फर्स्ट 10 नंबर्स का सम निकालते हैं, मतलब इंटीजर जो हमारे नंबर रहते हैं 1 to 10, वो सबका सम देखते हैं कैसे निकलेगा। हम पहले काउंटर ले लेते हैं आई, जो हमारा है। आई ज़रूरी नहीं है आप आई लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्स लेके दिखा देता हूँ। x=1 वाइल x लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 10 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे नंबर्स 10 तक चाहिए। यहाँ पे एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल सम ले लेते हैं हम, उसको 0 दे देंगे। यहाँ पे x=x+1 हो रहा है, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ मैंने। अभी हमें यहाँ पे 55 मिल गया। अब ये लूप में क्या हुआ, मैंने सम को 0 ले लिया, एक वेरिएबल लिया जहाँ पे मैं अपना सम स्टोर करूँगा, उसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं 0 असाइन किया, ठीक है। अभी मैं कंडीशन x की लेके जा रहा हूँ, x को मैं चेक कर रहा हूँ 1 < 10, तो वो ट्रू है। फिर क्या करेगा वो, मेरा जो सम है उसमें ही मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा, है ना। तो पहले ये 0 हो गया, 0 + 1, तो यहाँ पे 0 + 1 हो गया, तो सम की वैल्यू 1 हो गई, है ना। फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, x + 1, तो x 2 हो गया। अभी जाके चेक करेगा 2 की कंडीशन, तो 2 की कंडीशन भी ट्रू है। तो अभी हमारी x में पहले x 1 था जो हमने इसमें स्टोर कर दिया, क्योंकि 0 से हमने ऐड करके स्टोर किए थे। तो अभी सम की वैल्यू 1 है, अभी हम x हमारा 2 है तो हम 2 ऐड कर देंगे उसमें, तो 1 + 2 3 हो गया। अब ये 3 जाके सम में स्टोर हो गया। अभी वापस इंक्रीमेंट हुआ है 3, अभी 3 जाके चेक होएगा तो वो ट्रू है। फिर ये सम ऐड हो जाएगा इसमें, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये 10 तक पूरा ऐड करेगा। अभी सम का मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा था कि हमें नंबर्स ऐड करना है तो क्या करना है, मतलब हमें सम स्टोर करना है, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हम ऐड करेंगे वो सब में स्टोर करते जाएगा बार बार जब तक इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा, जो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जिट करके सम प्रिंट कर देगा। अगर मैं सम इसके अंदर लिखता तो क्या होता, लूप के अंदर लिखता तो, अगर मैं सम को लूप के अंदर लिखता तो हर एक एडिशन के बाद वो प्रिंट करता था, हर एक एडिशन के बाद। ये देखो पहले 1 सम में जाके स्टोर हुआ, फिर उसमें 2 ऐड हो गया तो 3 हो गया, वो 3 में फिर 3 ऐड हो गया तो 6 हो गया, वो 6 में 4 ऐड हुआ तो 10 हो गया, 10 में 5 ऐड हुआ तो 15 हुआ, 15 में 6 ऐड हुआ तो 21 हुआ, 21 में 7 ऐड हुआ तो 28 हुआ, 28 में फिर 8 ऐड हुआ तो 36 हुआ, 36 में 9 ऐड हुआ तो 45 हुआ, 45 में 10 ऐड हुआ तो 55 हो गया। अभी मैंने ये लूप के अंदर लिखा हो, इसलिए जितनी बार लूप हुआ रन हुआ उतनी बार ये प्रिंट
करते क्या सम को, और मैंने एक मेन मेन कोड में लिखा था एक वाइल लूप के बाहर सम को, तो इसलिए सिर्फ वो एक ही बार प्रिंट हुआ। तो ये वाइल लूप है। ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो ये लूप्स में ब्रेक कीवर्ड है और एक कंटिन्यू कीवर्ड है। इससे क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड में क्या होता है कि जब भी समझो कि मैंने लिखा कि 8 पे आ गया ना, तो वहाँ पे मेरे को लूप ब्रेक कर देना, मेरे को आगे तक जाना ही नहीं है, तो वहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे रन नहीं करेगा, फिर इसके आगे जो मेन पार्ट का कोड रहेगा, मेन पार्ट का कोड रहेगा ना, वो रन होएगा। और कंटिन्यू में कैसा रहेगा कि समझो मैंने 8 पे लिखा कि अगर 8 आता है तो वो कंटिन्यू हो जाए, तो कंटिन्यू क्या होगा, 8 को स्किप करके आगे का कोड कंटिन्यू करेगा, ऐसा है। तो मैं आपको इसमें बता दो, देखो में इफ का ब्लॉक आएगा, इफ x इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें करेंगे इफ i इक्वल टू 3, हम 3 के लिए ब्रेक कंडीशन यूज करेंगे। अभी देखो, ये जो इफ़ के अंदर मैं चीज़ लिखूंगा वो सिर्फ इसके लिए इफ़ के अंदर ही इफ़ का ही ब्लॉक करेगा, बाकी जो कोड है वो वाइल का ब्लॉक है, मतलब ये पूरा वाइल का ब्लॉक है, बट इफ़ के अंदर जो लिखूंगा ये इफ़ का ब्लॉक है, बिकॉज यहाँ पे भी इंडेंटेशन यूज हो रहा है। तो मैं इस पे लिख रहा हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 3, सिर्फ मुझे लिखना है ब्रेक, तो ब्रेक लिखूंगा तो सिर्फ 3 तक प्रिंट करेगा, मतलब 3 भी प्रिंट नहीं करेगा वो, 3 और उसके बाद आगे का स्किप कर देगा। लूप एंड हो गया हमारा वहाँ पे ब्रेक कीवर्ड से। ब्रेक से क्या होता है, अगर समझो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे समझो 4 लिखता हूँ, तो ये रन करेगा पूरा, फर्स्ट प्रिंट कर देगा, फिर मेरा आई 2 हो जाएगा, फिर वो 2 के लिए 2 प्रिंट करेगा, फिर आगे रन होगा, मेरा आई 3 हो गया, 3 के लिए प्रिंट करेगा, फिर मेरा आई 4 हुआ, तो यहाँ पे आके चेक करेगा कंडीशन, पहले 4 ये वाली कंडीशन चेक होगी, 4 मेरा 5 से छोटा है तो ठीक है, फिर इफ़ के पास आएगा, फिर इफ चेक करेगा आई इक्वल टू 4, तो हाँ इक्वल है, तो फिर यहाँ से लूप ब्रेक हो गया, तो प्रिंट होने का चांस ही नहीं मिला 4 को, तो अभी रन करूँगा तो सिर्फ 3 तक प्रिंट होगा। फिर मैं इसको वापस 3 करता हूँ और मैं आपको कंटिन्यू कीवर्ड बताता हूँ। कंटिन्यू से क्या होता है, मैंने से आपको बताया था कंटिन्यू से क्या होता है। अगर मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो मैंने जो कंडीशन के लिए कंटिन्यू लिखा हो वो चीज़ को स्किप करके वो लूप कंटिन्यू होगा। तो देखो मैंने इसको रन किया, तो मेरा जो यहाँ पे कंडीशन इफ़ आई इज इक्वल टू 3 था वो यहाँ पे स्किप हो गया कंटिन्यू लिखने की वजह से। तो मैंने जो क्या बोला था कि कंटिन्यू में जो मैं कंडीशन पास करूँगा, कंडीशन पे आके वो कंडीशन स्किप करेगा और फिर आगे कंटिन्यू करेगा। तो यही था वाइल लूप्स, और इसमें कंटिन्यू एंड ब्रेक आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाएंगे।